बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको अपने इस चैनल पर वेलकम कहता हूँ। लेकिन अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरे लेक्चर्स के जो नोटिफिकेशंस हैं वो बर वक्त मिल सकें और आप उनसे भरपूर इस्तेफादा कर सकें। आइए एक्सरसाइज 3.8 शुरू करते हैं। आज हमने इसका क्वेश्चन 13 देखना है। आपको पता है हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम जो हम यहाँ कर रहे हैं वो ये है कि जो वेरिएबल्स हैं उनको सेपरेट कर रहे हैं। और वेरिएबल्स को सेपरेट करने का क्या मतलब है कि एक्स वाली जो रकम है वो एक साइड पर हो इक्वेशन के, और जो y वाली रकम है वो इक्वेशन के दूसरी साइड पर हो। ये काम हम कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। तो हमारे ये गिवन इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, ये जो x वाली रकम है ये वाली, इसको राइट साइड पे ले जाएंगे। तो राइट साइड पर जब ये जाएगी तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। फिर डी वाई के साथ एक्स वाली रकम नहीं होनी चाहिए, ये हमें पता है। इसी तरीके से डी वाई एक्स के साथ वाई वाली रकम नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है क्या करेंगे, हम इन दोनों रकमों से डिवाइड कर देंगे। तो 10x 10y से हमने डिवाइड कर देना है। जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास जो इक्वेशन आई वो ये है। और आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में x और y जो है वो अलग अलग है, यानी कि x वाली रकम अलग है, y वाली रकम अलग है। तो इसको हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड पर इंटीग्रेट करेंगे। तो ये हमने बोथ साइड पर इंटीग्रेट कर लिया। तो अब आप देखें कि इंटीग्रेशन का कौन सा रूल अप्लाई हो सकता है यहाँ पर। तो हम देख रहे हैं, ये बात हम नोट कर रहे हैं कि ये जो 10y है इसका डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर वाई, तो वो ऊपर मौजूद है। f का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। तो इसका मतलब क्या हुआ, नेचुरल लॉग ऑफ f हो जाएगा। ये फार्मूला हम जानते हैं, सिंपल सा रूल है। इसी तरीके से राइट साइड पर भी आप देखें 10x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x होता है, ऊपर मौजूद है। इसका मतलब है नेचुरल लॉग ऑफ f का फार्मूला लग जाएगा। f का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो इंटीग्रल क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ f। तो ये वही काम हमने किया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया ln(c). अब इस रकम को लेफ़्ट साइड पर ले गए, ठीक है जी। तो ये प्लस हो जाएगा। फिर लॉग का प्लस वाला फार्मूला लगा दिया, लॉग का ये रूल अप्लाई कर दिया हमने लेफ़्ट साइड पर। इसके बाद क्या होगा, ये लॉग जो है इस लॉग से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एंटी लॉग जब हम अप्लाई करेंगे तो बोथ साइड से लॉग जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 13 जो है हमारा वो कंप्लीट हो गया। अब है क्वेश्चन 14। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसमें सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ये 2 मौजूद है, इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमने देखें 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया। फिर उसके बाद ये जो रकम है dy बाई डी एक्स वाली रकम को अलग करना, ये राइट साइड पर ले गए। और जो dy बाई डी एक्स के बगैर रकम है उसको लेफ्ट साइड पर ले गए। तो ये करने के बाद हमारे पास जो नई शक्ल बन गई वो ये है। अब इसमें से हम y को कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से dy बाई डी एक्स को कॉमन ले सकते हैं। यही काम करेंगे। तो यहाँ कॉमन लेने के बाद ये स्टेप आ गया हमारे पास। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली, तो ये चीज़ आ गई है। अब हमने फिर देखना है कि dy के साथ x वाली रकम नहीं होनी चाहिए, ये रकम यहाँ नहीं होनी चाहिए,
इसी तरीके से ये वाली रकम यहाँ नहीं होनी चाहिए, तो इनसे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमने डिवाइड किया तो हमारे पास ये रकम आ गई है। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं। तो अब हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन कर ली है। अब ये जो लेफ़्ट साइड है, राइट साइड तो हमें सिंपल नज़र आ रही है, लेकिन जो लेफ़्ट साइड है यहाँ पर अपना पार्शियल फ्रैक्शन हमें अप्लाई करनी पड़ती है। लेकिन मैं जो काम कर रहा हूँ बहुत ही सिंपल है, और ये वो काम है जिससे हमें पार्शियल फ्रैक्शन भी नहीं करनी पड़ेगी। तो हमने क्या करना है कि जो रकम डिनोमिनेटर में मौजूद है, ये वाली रकम, ये रकम डिनोमिनेटर में मौजूद है, इसको हम ऊपर भी बनाएंगे। ठीक है, इस रकम को हम ऊपर बना लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर -2y किया +2y किया। तो ऐसा करने से हमें 1 - 2y देखें बन गया जो नीचे मौजूद था। इसी तरह y वाली रकम भी बन गई और कोई चेंज भी नहीं आई, मतलब जो रकम हमारे पास मौजूद थी उसी तरीके से है, सिर्फ उसकी शक्ल चेंज हुई है। अब हम क्या करेंगे कि अब हमने इसको डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर से अलग से, इसको अलग से, यानी कि डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लेंगे। 1 - 2y का अलग, 2y का अलग, ये डिनोमिनेटर सेपरेट हो गया। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद ये वाला y जो है y से कैंसिल हो गया। ठीक है जी, y से कैंसिल हो गया। तो अब जो बाकी रकम बच गई है वो हमने लिख ली। उसके बाद ये जो इंटीग्रल है, फर्स्ट टर्म का अलग हो गया, सेकंड का अलग हो गया। प्लस माइनस अगर हो तो इंटीग्रल जो होता है हर टर्म का, हर फंक्शन का अलग हो जाता है। यही हमने कर लिया। अब इसका डेरिवेटिव y का क्या बनता है, 1 ऊपर मौजूद है, तो f का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो इसका मतलब है नेचुरल लॉग ऑफ f हो जाएगा, यानी कि नेचुरल लॉग ऑफ y। और ये जो रकम है इसका डेरिवेटिव बनता है -2, और हमारे पास ऊपर -2 नहीं था बल्कि +2 था, तो हमने यहाँ पर -2 किया। तो अगर डेरिवेटिव बन जाए तो बैलेंस करने के लिए यहाँ भी माइनस कर दिया। तो अब f का डेरिवेटिव ऊपर बन गया, ये भी नेचुरल लॉग हो गया। इसी तरह यहाँ पर f है, ये इसका डेरिवेटिव 1 बनता है, ऊपर मौजूद है, ये भी नेचुरल लॉग ऑफ x + 2 हो गया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ln(c) आ गया। तो ये इंटीग्रेशन का काम मुकम्मल। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। लेफ़्ट साइड पर लॉग का ये रूल अप्लाई हो गया है, और राइट साइड पर ये वाला रूल अप्लाई हो गया है। तो अब एंटी लॉग अप्लाई करने से हमारे पास ये रकम आ जाएगी, बोथ साइड से जो लॉग है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारा सलूशन आ गया गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। तो ये क्वेश्चन 14 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन 15 देखते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है हमने। तो इसके लिए सबसे पहले हमने इक्वेशन लिखी, उसके बाद इस 1 को राइट साइड पे ले गए, तो ये -1 हो गया। फिर क्या किया, इस tan y को sin y ओवर cos y लिख लिया, tan y को sin y ओवर cos y लिख लिया। इसके नेक्स्ट स्टेप में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली है। अब हमने dy के साथ ये रकम नहीं होनी चाहिए, इसी तरीके से dx के साथ ये रकम नहीं होनी चाहिए, इनसे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये रकम आ गई, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो वेरिएबल्स हैं वो सेपरेट हो गए हैं। तो अब आपने वन ऑफ इस स्टेप में 1 ओवर cos x को आप सेकेंड x लिख सकते हैं, तो वो हमने लिख दिया।
अब बोथ साइड पर इंटीग्रेट किया हमने। जब बोथ साइड पर इंटीग्रेट करेंगे हम तो जो रिज़ल्ट है, अच्छा इससे पहले एक और बात आपको मैं बता दूं कि ये हमने सीकेंट एक्स का इंटीग्रल निकालना है। तो सीकेंट एक्स का इंटीग्रल हमने जब भी मालूम करना होता है तो हम सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। और ये काम हम उस वक्त करते हैं जब हमने सीकेंट एक्स का इंटीग्रल निकालना होता है। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ पर हमने सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई भी कर लिया, डिवाइड भी कर लिया। उसके बाद अब इस सीकेंट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये स्टेप हमारे पास आ गया। अब आप क्या देखते हैं कि हमारे पास हमने देखना होता है कि इंटीग्रेंड में किस किस्म का फंक्शन मौजूद है। इंटीग्रल फाइंड करने के लिए हम कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं। तब हम देख रहे हैं कि ये जो रकम है डिनोमिनेटर में, इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है हमारे पास यहाँ पर। तो हमने इसको लिख दिया डेरिवेटिव ऑफ कॉस वाई। डेरिवेटिव ऑफ कॉस वाई जो है यहाँ पर वाई लिखना था, डी वाई बाई डी ओवर डी वाई आना चाहिए था यहाँ पर, क्योंकि वाई के लिहाज से हम काम कर रहे हैं लेफ्ट साइड पर। अब ये कॉस वाई का मतलब माइनस साइन वाई है, तब एफ का डेरिवेटिव ऊपर बन गया। इसका मतलब नेचुरल लॉग ऑफ कॉस वाई हो जाएगा। इसी तरीके से ये जो डेरिवेटिव है, ये रकम का मतलब है ये चीज़, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स जो है सीकेंट एक्स टेन एक्स प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो अब यहाँ पर f का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, ये f है तो f का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो यहाँ भी नेचुरल लॉग हो जाएगा। तो ये हमने इंटीग्रेंट को देखते हुए फार्मूला अप्लाई किया और हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गया। अब यहाँ पर फिर लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी, सम रूल लॉग का, और वो फिर ये रकम आ गई। अब एंटी लॉग दोनों तरफ लिया तो लॉग से लॉग वाली रकम कैंसिल हो गई, लॉग से लॉग कैंसिल हो गया। बाकी जो बच गया वो हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन 16 देखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन है, सबसे पहले हम वो ले लेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा पहला स्टेप है। जब हमने 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास ये रकम आ गई। अब डी वाई बाई डी एक्स वाली रकम को इकट्ठा कर देंगे, तो ये राइट साइड पर ले जाते हैं क्योंकि नेगेटिव है ताकि पॉजिटिव हो जाए, और इस 3 को जो डी वाई बाई डी एक्स के बगैर है लेफ्ट साइड पर ले जाते हैं। ठीक है जी, तो ये रकम आ गई। तब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन ले लिया हमने, तो ये रकम हमारे पास कॉमन लेने के बाद बन गई है। अब हमने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली, तो अब डी वाई के साथ ये रकम नहीं होनी चाहिए, इसी तरह डी एक्स के साथ ये रकम नहीं होनी चाहिए। डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ये रकम बन गई। अब हमने देखा वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे बाई पार्ट, इंटीग्रेशन कर लेंगे दोनों तरफ। तो अब हमारे पास ये आ गया। अब ये f है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव 1 बनता है, वो ऊपर मौजूद है। ये वाला 4 तो इंटीग्रल से बाहर लिख लेंगे यहाँ, तो ये वाला ये तो 4 बाहर आ जाएगा, तो ऊपर 1 है। अब f का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, इसलिए नेचुरल लॉग हो गया y माइनस 3। ठीक है जी। इसी तरह x का 1 ओवर s का इंटीग्रल ln x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ गया। अब यहाँ पर लॉग का पावर रूल इस्तेमाल किया हमने, और वो इस्तेमाल करने से ये क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा 4, यानी कि पावर बन जाएगी। तो ये हमने लिख लिया, ये लॉग का रूल है जो हमने अप्लाई किया। अब दोनों तरफ नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग से नेचुरल लॉग कैंसिल हो गया,
बाकी जो रकम बच गई वो ये है, और ये हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन है। तो हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने है। सबसे पहले हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसको लिखेंगे। तो ये हमने लिख लिया। अब डी वाई बाई डी एक्स के अलावा जो रकम है वो ये है, इसको हम राइट साइड पे ले गए। फिर और हमने क्या किया, tan y को हम क्या लिख सकते हैं, sin y ओवर cos y, वो लिख लिया हमने। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। सॉरी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हम बल्कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, क्योंकि डेरिवेटिव तो मौजूद है। तो हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद ये रकम आ गई हमारे पास। अब सीकेंट एक्स का इंटीग्रल जब हमने फाइंड करना होता है तो हम सीकेंट एक्स प्लस tan x से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, वही किया हमने। उसके बाद ये सीकेंट एक्स को जब हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, ये रकम हमारे पास आ गई। और ये जो चीज़ है, ये रकम जो है हमारे पास, ये डेरिवेटिव है किसका, सीकेंट एक्स प्लस tan x का। तो हमने इसकी जगह डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स प्लस tan x लिख दिया। और ये जो cos y है, इसका ये डेरिवेटिव है माइनस sin y का। तो माइनस sin y की जगह हमने डेरिवेटिव ऑफ cos y लिख दिया। यहाँ पर ये क्योंकि y के लिहाज से काम कर रहा है, y होना चाहिए। अब f का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो फिर क्या होता है, नेचुरल लॉग हो जाता है f का, यानी कि नीचे वाली रकम का, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ गया। अब हमने यहाँ पर लॉग की सम रूल की प्रॉपर्टी लगा दी। अब नेचुरल लॉग दोनों साइड पर मौजूद है, कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो रकम बच गई है वो हमारा आंसर है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो इंटीग्रेंड है उसको हमने सबसे पहले लिखा, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, तो ये वाला dx राइट साइड पर आ गया। फिर ये रकम जो है इसको dy के साथ नहीं होना चाहिए क्योंकि ये x वाली रकम है, इससे डिवाइड कर देंगे। तो ये हमने डिवाइड कर दिया। अब बोथ साइड पर इंटीग्रेट करेंगे। तो ये इंटीग्रेट किया हमने। तो अब ये जो रकम है नीचे वाली, ex का डेरिवेटिव ex होता है, वो ऊपर मौजूद है। इसी तरह e पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव e की पावर माइनस एक्स होता है, क्योंकि माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 आएगा और उसकी वजह से ये वाला साइन माइनस का आ रहा है ना। तो अब क्या मतलब हुआ कि ये वाली जो रकम है, इस रकम को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ ex प्लस e पावर माइनस एक्स। तो ये शक्ल देने से अब हमें क्या नज़र आया कि जो f है इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, और जब f का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो f का नेचुरल लॉग हो जाता है। तो यहाँ पर dy है, इसका इंटीग्रल y हो जाएगा, और राइट साइड पर नेचुरल लॉग ऑफ ex प्लस e पावर माइनस एक्स हो जाएगा, और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया ln c, ये सी एक्स कलर लिखा गया है। तो यहाँ पर ये वाला x नहीं है, तो बाकी जो है, अब हमने क्या किया, तो ये x यहाँ पर ln c होना चाहिए था, ln c x लिखा गया, तो ये ln c है। तो अब आपने लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। तो प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो है क्या हो गया, सलूशन आ गया गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया।
इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। तो अब ये जो सोल्यूशन है, इस टाइप का क्वेश्चन आप पहली दफ़ा कर रहे हैं, काम तो वही है लेकिन इसमें थोड़ा सा हमने काम मज़ीद करना है। पहला काम तो वही जनरल सोल्यूशन जो हम फाइंड करते हैं, उसके बाद है पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब पर्टिकुलर सोल्यूशन में क्या होता है कि वो जो हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आता है, उसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं गिवन कंडीशन के मुताबिक। जैसे यहाँ पर ये कंडीशन दी गई है, इस कंडीशन को यूज़ करके हमने सी की वैल्यू फाइंड करनी है, और जब वो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास तो वो हमने जनरल सोल्यूशन में पुट कर देनी है, और जो सोल्यूशन हासिल होगा वो पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा। तो ये गिवन इक्वेशन लिखी है हमने, डी वाई बाई डी एक्स के साथ जो रकम है के अलावा जो रकम है वो राइट साइड पर, ये एक्स राइट साइड पर आ गया। अब यहाँ से एक्स कॉमन आ रहा था, वो कॉमन ले लिया। तो अब ये वाई वाली रकम है जो डी एक्स के साथ नहीं होनी चाहिए, इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये रकम आ गई है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो वेरिएबल्स हैं वो सेपरेट हो गए, और जब वेरिएबल सेपरेट हो जाएं तो हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यही हमने इंटीग्रेट किया। अब यहाँ पर ये वाली रकम जो इंटीग्रेंड हमारा जो है, ये 10x का या 10y का ये करें 10 इनवर्स y, उसका डेरिवेटिव है। 10 इनवर्स y का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। और जब हम इसका इंटीग्रल लेंगे तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स y। यहाँ पर x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा पावर रूल से, तो हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। अब हम ये जनरल सोल्यूशन था, अब ये कंडीशन है जो हमने अप्लाई करनी है। इसको हमने अप्लाई कर देना, मतलब जहाँ पर y लिखा हुआ वहाँ 1 आ जाएगा, जहाँ पर x है वो 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 10 इनवर्स 1 π/4 के बराबर होता है। ये रकम 0 के बराबर हो गई, तो c की वैल्यू आ गई हमारे पास π/4। तो इक्वेशन 1 में c की वैल्यू हमने पुट कर दी। उसके बाद इस 10 इनवर्स को हमने राइट पर शिफ्ट किया तो ये 10 हो जाएगा, और ये आपके सामने ये जो सोल्यूशन है ये पर्टिकुलर सोल्यूशन है, इसमें कोई जनरल कांस्टेंट यूज़ नहीं हो रहा। अगर यहाँ पर जनरल कांस्टेंट यूज़ हो रहा होता तो ये जनरल सोल्यूशन होता जो इक्वेशन 1 में मौजूद है। अब यहाँ पर जो कांस्टेंट्स हैं वो पर्टिकुलर कांस्टेंट्स हैं, इसलिए ये पर्टिकुलर सोल्यूशन है। तो हमारा ये क्वेश्चन 19 जो है ये भी मुकम्मल हो गया। अब हम क्वेश्चन देखते हैं 20। तो ये हमारे पास अब डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने लिख लिया, इसको लिखा सबसे पहले तो, उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली। अब यहाँ पर डी वेरिएबल जो इस्तेमाल हो रहा है एक्स और टी है, तो डी एक्स के साथ टी वाली रकम नहीं होनी चाहिए और डी टी के साथ एक्स वाली रकम नहीं होनी चाहिए। तो ये वाला एक्स यहाँ नहीं होना चाहिए। इस एक्स से हमने क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास वेरिएबल सेपरेट हो गए, डिवाइड करने के बाद ये वेरिएबल सेपरेट हो गए। अब हम इंटीग्रेट कर लेंगे, तो इंटीग्रेट कर लिया तो 1/x का इंटीग्रल आपको पता है ln x होता है, वो हमने लिख लिया। और d2 dt का इंटीग्रल 2t आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ गया। इसको अब हम लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे ताकि log वाली रकम इकट्ठी हो जाए, और ये हमने इसलिए किया ताकि सिंप्लीफिकेशन हमारी आसान हो जाए। तो log का हमने ये डिफरेंस वाला रूल लगा दिया, ठीक है। log x माइनस log y बराबर होता है log ऑफ x/y। तो ये लगा दिया हमने। अब इस जगह पर हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो लेफ़्ट साइड से लॉग ख़त्म हो जाता है, और राइट साइड पर जो रकम मौजूद होती है वो बेस की पावर बन जाती है।
अब नेचुरल लॉग की जो बेस होती है वो ई होती है, इसलिए राइट साइड पर मौजूद रकम 2t ई की पावर बन गई। तो यहाँ पर हमने ये लिख लिया। अब इस सी को राइट साइड पर लेगा तो ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ गया गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब जो हमें कंडीशन दी गई है वो हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर x4 है, t 0 है, ये कंडीशन हमने अप्लाई कर दी। x की जगह 4 लिख दिया हमने अब इक्वेशन में, और t की जगह 0 लिख दिया। तो यहाँ से c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 4, और c की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट की। तो ये हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन आ गया, और ये पर्टिकुलर सलूशन है तो जो हमने फाइंड करना था। तो अब हम क्वेश्चन 21 देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ये है। तो इसमें सबसे पहला काम था वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद इस 2st को राइट साइड पर ले जाएंगे। तो ये राइट साइड पर ले आए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास ds और dt वाली रकमें अलग हो गई हैं, लेकिन यहाँ पर ये s dt के साथ नहीं होना चाहिए। इस s से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये रकम बन गई। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो वेरिएबल्स हैं वो सेपरेट हो गए, और जब वेरिएबल सेपरेट हो जाएं तो फिर हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो ये हमने इंटीग्रेट किया। अब 1/x का इंटीग्रल क्या होता है ln x। तो यहाँ पर 1/s है, इसलिए 1/s का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ये नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे ln s, और ये वाला 2 जो है इसको इंटीग्रल से बाहर लिख लिया ना। तो यहाँ पर अब हम इंटीग्रेशन का पावर रूल लगा देंगे, t²/2 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये ln s t²/2 अभी 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेफ्ट साइड पर ले आए हम, तो हमारे पास ठीक है ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, ये लेफ्ट साइड पर आ जाएगा। तो फिर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई की। तो अब इस रकम को फिर वही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो राइट साइड बेस की पावर बन जाएगी, और नेचुरल लॉग की बेस क्या होती है e। तो इसलिए राइट साइड पर क्या आ जाएगा e⁻ t²। फिर नेक्स्ट स्टेप में इसी को राइट साइड पर हम ले जाते हैं, तो हमारे पास ये जनरल सॉल्यूशन आ गया गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद फिर वे कंडीशन अप्लाई करते हैं। s हमें गिवन है 4e, और t जो है वो 0 है। तो इक्वेशन 1 में हमने s की जगह 4e लिखा और e की जगह t की जगह 0 लिख दिया। तो हमारे पास c की वैल्यू आ गई है 4e, और c की ये वाली वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो ये रकम आ गई। अब यहाँ पर e की वाली 2 रकमें जो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो बेसिस सेम है इसलिए पावर्स ऐड हो जाएंगे। इधर पावर 1 है तो ये 1, ठीक है। तो ये वाला -t², तो दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, तो e की पावर क्या हो जाएगी 1 - t²। तो ये हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है ये भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन 22 है। इन अ कल्चर बैक्टीरिया इंक्रीजेज एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट। मतलब किसी जगह पर किसी इलाके में बैक्टीरिया मौजूद हैं और उनमें जो इंक्रीज़ होने की शरह है वो मौजूदा तादाद के प्रोपोर्शनल है। ये बैक्टीरिया 200 इनिशियली, यानी कि यूँ कह रहे हैं आप इस वक्त अगर बैक्टीरिया की तादाद 200 है एंड आर डबल इन 2 आवर्स, और वो 2 घंटे के बाद उनकी तादाद डबल हो जाती है। फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट 4 आवर्स लेटर। तो बैक्टीरिया की तादाद 4 घंटे के बाद मालूम करें। तब ये देखें तो यहाँ पर अब
इस क्वेश्चन में अब देख रहे हैं कि कहाँ पर इंटीग्रेशन यूज़ होगी, डेरिवेटिव यूज़ होगा। तो ये एप्लीकेशन है इंटीग्रेशन की। तो इस टाइप के क्वेश्चंस रियल लाइफ में जो लोग स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट में होते हैं, तो डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो इस तरह का, क्योंकि उन्होंने प्रोबेबिलिटी अपना क्या कहते हैं प्रोजेक्शन देना होता है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है मौजूदा हालात को देखते हुए। तो ये चीज़ वहाँ पर यूज़ होगी। तब यहाँ पर बैक्टीरिया जो है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट, तो उसको तो हम कह देते हैं एक्स, और ये प्रोपोर्शनल है तो वो रेट ऑफ चेंज, और जो रेट है यानी कि चेंज जो है तादाद में किसके लिहाज से आएगा, टाइम के लिहाज से। तादाद क्या है, एक्स, तो डी एक्स ओवर डी टी ये रेट ऑफ चेंज बन जाएगा। तो अब लेट हमने सबसे पहले नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट एट एनी टाइम टी, तो वही हमने कर लिया। अब ये डी एक्स ओवर डी टी यानी कि रेट जो है वो क्या है, प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट एक्स, एक्स शो कर रहा है नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट को। ये वाला साइन प्रोपोर्शनल का साइन है, ठीक है जी। डी एक्स ओवर डी टी रेट ऑफ चेंज को शो कर रहा है, और एक्स नंबर ऑफ बैक्टीरिया को। और उसमें हमें क्या है, रेट जो है प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ बैक्टीरिया के। तो अब प्रोपोर्शनल के साइन को ख़त्म करने के लिए जब हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इक्वल का साइन लगाते हैं, जब इस जगह पर प्रोपोर्शनल को ख़त्म करके, तो हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाता है। यहाँ पर वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो के हमने उसको नाम दिया है, और ये जो के है ये पॉजिटिव होगा। और के क्या चीज़ है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। तब हमारे पास डी एक्स ओवर डी टी के एक्स के इक्वल हो गया। तो ये हमने गिवन इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए डिफरेंशियल इक्वेशन बना ली है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली, ये एक्स यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इसलिए एक्स से डिवाइड कर दिया हमने, तो ये रकम बन गई है। तब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वेरिएबल्स जो हैं वो सेपरेट हो गए। अब वेरिएबल सेपरेट हो गए, इसका मतलब अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये हमने इंटीग्रेट किया। अब क्या हुआ फिर, अब यहाँ पर L1 ओवर एक्स का इंटीग्रल ln x होता है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने ln x लिख देना है, और के कांस्टेंट है बाहर, डी टी का इंटीग्रल t आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ln c आ गया। अब इस ln c को लेफ्ट साइड पर ले गए, तो अब यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी हमने, डिफरेंस वाली या डिवीजन वाली, कोई भी कह सकते हैं आप। तो अब इस रकम को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो लेफ़्ट साइड से लॉग ख़त्म होगा, तो राइट साइड जो है वो बेस की पावर बन जाएगी, और नेचुरल लॉग की बेस क्या है, ई है। तो यहाँ पर ये हो गया, तो सी राइट साइड पर आ गया, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हमने सी की और के की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमें अप्लाई हमने करना है इनिशियल कंडीशन। तो उसने हमें बताया क्या था कि इनिशियली जो तादाद है वो 200 है। जब हमने काम शुरू किया है तो उस काम को शुरू करने के लिहाज से जो टाइम होगा वो 0 होगा, t 0 है, यानी कि अभी हमने कोई काम शुरू किया है तो टाइम क्या होगा, 0। कुछ टाइम गुजरने के बाद फिर वो टाइम 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, इस तरह बढ़ता बढ़ता जितनी देर तक हम काम करेंगे वो हमारा काम उतनी देर तक या उतना टाइम काउंट होगा। तो यहाँ पर t 0 है, क्योंकि जिस टाइम हमने काम शुरू किया उस वक़्त टाइम क्या था, 0। उसके बाद टाइम बढ़ता जाएगा, तो हमारे जो वर्किंग आवर्स हैं वो भी बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर इस जगह हमने x और t की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास ये c इंटू ई पावर k, और k के बाद t की वैल्यू आ गई 0। e की पावर 0 का मतलब हो गया 1, तो c की वैल्यू आ गई है 200। अब c की ये वाली वैल्यू इक्वेशन 1 में इस जगह पर पुट कर देंगे, तो हमारे पास
इक्वेशन बन गई है जी 2, और ये वो है। अब सेकंड कंडीशन है, अब उसने हमें क्या कहा था कि जो आबादी है डबल हो जाती है। पहले 200 थी, डबल होने का मतलब है 400 हो गई। अब कब होती है? 2 घंटे के बाद, ये भी उसने बताया। तो टी क्या हो गया? 2 हो गया, एक्स हो गया 400। तब दोबारा इक्वेशन 2 में एक्स और टी की वैल्यू हमने डाल दी, तो अब ये रकम बन गई है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे ना, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ln2 जो है, तो यहाँ से इस जगह पर ये 2 से 200 कैंसिल होगा, ये 400 यहाँ 2 आ जाएगा। और फिर जब ये 2 आ जाएगा हमारे पास, तो दोनों तरफ मैंने log ले लिया। वो एक स्टेप यहाँ पर यूँ कह सकते हैं आप मिस है, तो यहाँ पर रकम मतलब ऐसे लिखी हुई होनी चाहिए, 2 इक्वल टू, ये 2 आ जाएगा ऐसे, फिर ये e की पावर 2k, ये रकम बच गई थी हमारे पास, ये रकम बच गई थी। अब हमने इसके बाद यानी कि इससे पहले ये वाली चीज़ हमारे पास है, तो इसको हमने फिर क्या किया, हमने k फाइंड करना है, तो दोनों तरफ log लिया। तो log लेने से हमारे पास ये रकम बन गई है। तो अब राइट साइड पर log का पावर वो लग गया, 2 के शुरू में आ गया, ln e बन गया, और ln e क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ से अब k की वैल्यू जो है हमारे पास वो क्या आ गया? 1/2 ln2। k की ये वाली वैल्यू जो है इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे हम। इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करने के बाद ये रकम बन गई, यहाँ पर k मौजूद था, k की जगह वैल्यू आ गई। अब फिर क्या किया हमने, k की वैल्यू यहाँ पर ये हमने पुट की। अब ये वाला t जो है इधर 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये वाला t मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ? 1/2 के साथ। तो ये 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा t/2, तो वो हमने t/2 लिख दिया, ठीक है जी। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये t/2 को यहाँ से इस 2 की पावर बना सकते हैं, log का पावर वो लगा के, वो हमने कर दिया। फिर हम जानते हैं कि e की पावर ln x का मतलब x होता है, क्योंकि ये e और ln x आपस में समझो ln आपस में कैंसिल, तो यहाँ पे और भी ऐसे ही हुआ, ये e और ln कैंसिल, बाकी रकम जो बची वो हमने लिख ली। अब फिर उसने हमसे पूछा था 4 घंटे के बाद कितनी आबादी होगी, तो यहाँ पर इस t की जगह हमने 4 पुट कर देना है। तो हमारे पास x की वैल्यू जो है ये आ गई है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x हमारे पास आ गया 800। इसका मतलब है 4 घंटे के बाद जो तादाद होगी वो 800 होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन का मतलब एक्सरसाइज का जो है ये लास्ट क्वेश्चन है 23, और चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन करने के बाद हमारी एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाएगी, चैप्टर 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। अब एक बॉल जो है उसको वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ये है, और एयर रेजिस्टेंस को हमने निगलेक्ट कर देना है। फिर उसने हमें क्या कहा, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल, डिस्टेंस ट्रेवर्ड और मैक्सिमम हाइट, ये 3 चीज़ें हमने मालूम करनी है। तो सबसे पहले तो हम v जो है उसको हम कहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बॉल जो है वो v है, किसी भी टाइम t पर v जो है वो वेलोसिटी ऑफ बॉल है। जब हम बॉल को ऊपर की जानिब फेंकेंगे तो एक्सीलरेशन जो है उसका नेगेटिव g होगा। अब एक्सीलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी,
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है जी। अब ये dv/dt ये वेलोसिटी में चेंज को शो कर रहा है, तो एक्सेलरेशन dv/dt हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि dv/dt माइनस जी के बराबर है। अब जब हम क्रॉस जी की वैल्यू जो है वो -980 है, वो हमने जी की वैल्यू लिख दी 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये जी की वैल्यू है। और dt को भी इसको राइट साइड पर ले गए। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं। तो अब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया, ठीक है जी। तो यहाँ पर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आमतौर पर सी लिख रहे होते हैं। अब इस सवाल में हमने क्योंकि एक से ज़्यादा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज़ करने हैं, इसलिए हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या ले लिया है, ए। तो अब हमारे पास कंडीशन है कि जब t0 है इनिशियल, यानी कि जब हमने काम शुरू किया उस वक्त t0 है, और जो वेलोसिटी थी बॉल की वो 2450 सेंटीमीटर पर सेकंड थी। तो ये हमने वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुट की, तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 2450, और ए की ये वाली वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दी। तो ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ बॉल आ गई एट एनी टाइम टी। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। फर्स्ट आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही था कि आपने क्या करना है सॉरी कि आपने वेलोसिटी ऑफ बॉल मालूम करनी है एट एनी टाइम टी। तो अब अब हमने क्या करना है जनाब, डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है। तो सबसे पहले तो क्योंकि बॉल ऊपर की जानिब जा रही है, तो डिस्टेंस ट्रेवल असल में क्या है, बॉल की हाइट है, हाइट अटेंड यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है जी। तो वो क्या है, एक्स हमने से कह दिया, तो v बराबर हो जाएगा dx/dt। तो इक्वेशन 1 में, बल्कि 2 में, इक्वेशन 2 जो है उसमें हमने v की जगह dx/dt लिख दिया, ठीक है जी। तो ये हमने अब v की जगह देखें dx/dt लिख दिया है। अब dt को राइट साइड पर शिफ्ट कर देंगे। अब आप देखें तो वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं। अब हम उसको इंटीग्रेट कर लेंगे, तो सिंपल सी इंटीग्रेशन है, लेफ्ट साइड पर x आ जाएगा, यहाँ पर ये t²/2 हो जाएगा, ठीक है जी। और ये dt का इंटीग्रल t हो जाएगा, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया b। तो अब हमारे पास ये रकम बच गई है। अब b फाइंड करने के लिए हम इनिशियल कंडीशन लगाएंगे, और वो इनिशियल कंडीशन क्या है कि जब t0 है, यानी कि जब हमने काम शुरू किया t0 था, और बॉल की हाइट जो थी वो भी 0 थी, यानी कि x भी 0। वैल्यू पुट की, b की वैल्यू 0 आ गई हमारे पास, और ये वैल्यू b की हमने इक्वेशन 2 में पुट कर देनी है। तो पुट करने के बाद ये हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ गया, और ये हमारा सेकंड आंसर आ गया। अब हमने मैक्सिमम हाइट मालूम करनी है। अब बॉडी क्योंकि ऊपर की जानिब जा रही है, जब बॉल ने मैक्सिमम हाइट पर पहुंचना है, तो क्या होगा कि मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद बॉल के जो नीचे आना है, तो जब मैक्सिमम हाइट पर होगी तो वहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि उस बॉल ने एक लम्हे के लिए रुकना है, और जब उसने रुकना है तो वहाँ पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो इक्वेशन 2 में v की जगह हमने 0 पुट कर दिया। तो यहाँ पर इक्वेशन 2 में v मौजूद था, तो v हमारे पास 0 आ गया। तो अब यहाँ से t की वैल्यू हमने निकाली, तो t की जो वैल्यू बनेगी वो है 2.5। अब t की ये वाली वैल्यू जो है इक्वेशन 3 में पुट कर दी हमने, तो ये इक्वेशन 3 में वैल्यू पुट की। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो ये जो सिंपल काम है जो आप खुद देख सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास ये आगे x की वैल्यू जो है, इसका मतलब है मैक्सिमम हाइट जो है अटेन्ड बाय द बॉल जो है वो है 3062.5 सेंटीमीटर। तो ये आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, इसके साथ चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम चैप्टर 4 शुरू करेंगे।
तो इसको आप देखें अच्छे तरीके से, और किसी भी प्रॉब्लम की सूरत में मुझे कमेंट करें, मुझे आपकी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके खुशी होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, विश यू बेस्ट ऑफ लक।